कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। किस बात की मैं बता रहा हूँ, सभी लोग आ जाओ पहले। अदिति से आप तो नए जुड़े हो ना अदिति? चलो, जो नए जुड़े हैं मैं सभी से बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है अदिति और जो भी नए जुड़े हैं सभी से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखो, केमिस्ट्री में करीब तो ये 6वां लेक्चर है। 6 लेक्चर से पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको 5 लेक्चर पढ़ लेना है ना। गुड इवनिंग को सुनो के सभी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। जो 18 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसका रिजल्ट कल मैंने लेने गया था। उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, अच्छे नंबर से पास हूँ, ठीक है ना। 60 नंबर के इंटरव्यू में 60 नंबर के इंटरव्यू में मुझे 44 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। ओके, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ये हुआ है। बाकी जो हुआ है अभी आगे मैं देखता हूँ क्या होता है। अभी उसके बाद 20 को था, 21 को था, 20 को था, 22 को था, उसका अभी आने बाकी है। आता रहेगा, मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह, आप लोग मेरे भाई हो और बहन हो, इसलिए मैं सभी को। ईशा प्रिया तो मुझे जानती हैं, जब पुराने बैच में थे, शायद मैं पढ़ा रहा था तभी तो रिजल्ट आया था। क्यों ईशा? उसका अभी इंटरव्यू चल रहा है। ईशा आप तो थी शायद ना, जब मैं क्लास ले रहा था रिजल्ट आया था ना, शायद थी। शायद मैंने उसमें वो पढ़ा रहा था, मैं प्रोटीन्स पढ़ा रहा था, नहीं प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, नहीं वो नाइट्रोजन युक्त यौगिक पढ़ा रहा था शायद, है ना। जनवरी का महीना था, क्रैश कोर्स वाला था वरदान बैच में, ठीक है। उसी का इंटरव्यू चल रहा है ना। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं सभी से कहना चाहता हूँ, 5 लेक्चर इस चैप्टर में हुए हैं, 5 लेक्चर जाके देख लेना। उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। हालांकि आज जो मैं पढ़ाऊंगा ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अभी 3 ही चैप्टर हुई है। हाँ, अभी 3 ही चैप्टर हुई है, लेकिन जैसे ही 15-16 तारीख तक मैं पूरा फाइनल तरीके से फ्री हो जाता हूँ, फिर देखना किस तरह से चैप्टर होता है, फिर किस तरह से पढ़ाई होती है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो ध्यान से, नहीं मैराथन क्लास आज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज ऐसी टॉपिक है मैराथन रख दूंगा तो आप लोग झौड़िया जाओगे, ठीक है। शशिकांत, बात मत करो, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं, सब लोग आ चुके हो ना। फैराडे का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। राम 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 वंश प्रजापति, ठीक है। फैराडे का नियम हमने पढ़ चुका है पूरे अच्छे तरीके से। हमने न्यूमेरिकल भी लगाया था, मैंने पीडीएफ भी दिया था, शायद आप लोग लगाए होंगे। हाँ, जल्दी ही करेंगे, ठीक, बिल्कुल जल्दी ही करेंगे, ठीक है। तो अब फैराडे के नियम तक आपका ना समझ लो, जो तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन था ना, इसका आधा खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको इधर इधर की पार्ट पढ़ना है। 2 भागों में बांटा था ना मैंने, इसको 2 भागों में बांटा था ना। अब इसका आधा आपका खत्म हो चुका है, अब आपको इस साइड का पढ़ना है। नया टॉपिक है, अगर इसमें आप एक भी दिन क्लास को मिस करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी, समझ लेना। आज अगर आप हो तो कल आपको समझ में आएगा, कल रहोगे तब परसों समझ में आएगी, अन्यथा फिर नहीं आएगी। आगे हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। मोटी मोटा मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में, सेल के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। सेल के बाद हमको इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोड के बारे के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो सभी लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। विभव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव के बाद ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मानक ये पढ़ेंगे। उसके बाद मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन विभव। हम लोग बात करते चलेंगे कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
ये टॉपिक मैं लिखवा रहा हूं, नहीं आज ही नहीं, ये पढ़ना है हमको बाकी, ठीक है ना, ये आगे हम लोगों को पढ़ना है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो सेल है ना, इस सेल के दो भागों को पढ़ेंगे, सेल को दो भागों में बांटेंगे। पहला एक विद्युत अपघटनी तेल तथा विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे। उसके बाद इससे मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत अच्छे खासे, विद्युत अपघटनी सेल से। अब विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल, उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, है। अरे ये सब चीजें पढ़ेंगे, नीलकमल सिंह ईएमएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे हम लोग, सब चीजें पढ़ेंगे, परेशान मत हो, सब चीजें पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेल प्रदर्शन, ठीक है। सेल प्रदर्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल विभव के बारे में, सेल विभव के बाद पढ़ेंगे आपको नर्स समीकरण जो होता है, नर्स समीकरण होता है, नर्स समीकरण पढ़ेंगे, नर्स समीकरण पढ़ेंगे। डेल्टा जी तथा ई में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है, डेल्टा जी तथा ई में संबंध पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो मैं क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना है, ठीक है, समझ आया, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसका फिर अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसका फिर अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी कितने होते हैं, 2 प्रकार की बैटरियां होती हैं, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, इसके बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बैटरी के बाद ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग संचारण के बारे में पढ़ेंगे, संचारण, ठीक है। ये पूरी टॉपिक है जो अभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ये पूरी टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में अभी पढ़ना है। हाँ, सैटरडे को छुट्टी होती है अमन श्रीवास्तव, लेकिन कल फ्राइडे था, कल मैंने क्लास नहीं ले पाया था, तो उसका संति तो लेना पड़ेगा ना। अभी मैं अपनी क्लास, और कल मैम आएंगी बायो क्लास को 9:30-10 बजे के बाद 2-3 घंटे की क्लास लेने वाली है, ठीक है। तो बात यही है, अगर बीच में एक आध दिन में हम लोग छुट्टी देंगे तो उसका हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास देके कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है अमन श्रीवास्तव, पढ़ाई से पीछे नहीं जाना है, ठीक है। जो भी होगा अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा। सोनू केसरी यही है भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता दिया, इतना चीजें अभी आपको पढ़नी है, और सब चीजें इजी है, आपको समझ में आएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। बस आप एक चीज सावधानी बरतना कि चीजें पीछे से भूलते मत जाना, पीछे से आप लोग भूलते हुए मत जाना। मैं पहला चैप्टर पढ़ा दिया हूं, भूल मत जाना उसे, यही सावधानी बरतना, नहीं तो फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, मैं बता दे रहा हूं, ये सच्चाई है। ये मुझे डर लगता है कभी कभी कि आप लोग ऐसा गलती न कर बैठे हो कि आगे पढ़ो पीछे से भूल जाओ। ऐसा तो नहीं कर रहे हो सभी लोग, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो क्या, पीछे से भूल रहे हो आगे से पढ़ रहे हो, बताओ सभी लोग, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से सभी लोग बताओ, ऐसा कर रहे हो क्या, सही से बताओ, मैं तरीका बता रहा हूं क्या करना है आपको। ऐसा हो रहा है ना, तो मैं सभी से बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसीलिए आपको, देखो आज मैं 137 क्वेश्चन चैप्टर 1 का दूंगा, ऑब्जेक्टिव
केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का 137 क्वेश्चन दूंगा। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन अभी से दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जो शाम को मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं उसको रेगुलर देखना है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें आपको चैप्टर एक तरह से रिवीजन ही करा रहा हूं। अगर आप बस इतना समझना, चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर 1 आपको पढ़ के आना है, रोज क्लास में आना है। जिस भी दिन मैं क्लास लेता हूं, जो क्वेश्चन मैं देता हूं उसको मेरे से पहले लगाने की कोशिश करना है। यही आपको ईमानदारी बरतना है भाई। इतना करोगे तो आपका अपने आप रिवीजन होता चलेगा। करोगे ना? नहीं तो फिर अपने से नहीं कर पाओगे। 7:30 बजे यूट्यूब पे होगी जब भी क्लास मेरी होगी, नहीं कर पाओगे। भूलता जाएगा, पढ़ते जाओगे, भूलता जाएगा। ये मेरा तरीका होता है कि मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन पहले चैप्टर कराऊंगा, जब 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन तीसरे चैप्टर कराऊंगा, ताकि जब भूलने आते होते तभी मैं रिवाइज करा दूं। ये स्ट्रेटजी है मेरी। नहीं, 145 क्वेश्चन है मेरे पास, अभी मैं नहीं करवाया हूं, धीरे धीरे कराता रहूंगा आगे। ठीक है, मैं जब कराता हूं तो चीजों को समझा के कराता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। मैं इसको स्टार्ट करूं। मैं अब लिख लो सभी लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने आगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या और कैसे पढ़ना है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, एक साइड से पढ़ोगे, दूसरे साइड से भूलेगा। लिख लो टॉपिक को। तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन पीडीएफ में है, पहले चैप्टर का मैं आज दूंगा। चलो मैं करता हूं स्टार्ट, मैं रब करता हूं। अब इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कोशिश रहेगी आज ज्यादा से ज्यादा खींचने का। आज या कल मैं 135 क्वेश्चन अपलोड कराऊंगा चैप्टर 1 का, आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कंप्लीट करोगे संतोष तब तो होगा, जो नहीं आता मेरे से पूछ लो। आप पढ़ोगे नहीं तो मैं कैसे कंप्लीट करोगे बताओ? मैं तो आपका संति नहीं करूंगा ना। और दूसरी बात मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो मैं क्वेश्चन 137 या फिजिक्स में जो 98 क्वेश्चन दिया हूं, सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नहीं लिखना है। केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिखना है जो आपको नहीं आते। जो आ जाते हैं उसको नहीं लिखना है, वो तो आपको आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। ठीक है, ये बात मेरी, जो यूट्यूब पे क्लास लेते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उन्हीं को कॉपी पे लिखना है, उन्हीं को अच्छे से लिखना है, उन्हीं को याद करना है। जो आ जाता है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे से बात कर लेना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। चलिए अब हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। हेडिंग करिए इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लास के बाद फोन करना, मैं ही उठाऊंगा। ठीक है, या कोई भी उठाएगा, कन्या सर से मेरी से बात करनी है। ठीक है, तो मैं कर लूंगा, बस नए वाले। चलो अब हेडिंग करना सभी लोग इलेक्ट्रोड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी लोग। इस टॉपिक का एक नया पार्ट आपका शुरू हो रहा है सेल से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रोड। हालांकि इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हो ना आप लोग थोड़ा मोड़ा, लेकिन अब पूरा जानोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो, हम क्या लिए, एक डंडा लिए, एक छड़ लिए। ये डंडा लिए, ये छड़ लिए, किसी भी धातु का छड़ लिए। जिस धातु का ये मैंने छड़ लिया, मान लीजिए मैंने एफी का छड़ लिया। किसका छड़ लिया? एफी का छड़ लिया, मतलब लोहे का छड़ लिया।
बात समझना सभी लोग, नहीं समझ रहे हो बात? अरे यार कमेंट बाजी क्यों कर रहे हो? अभी तो नहीं समझ में आएगा, फिर रोओगे, फिर कहोगे दोबारा बताओ। क्यों भाई, यही कहोगे ना? वही बात, कमेंट बाजी कर रहे हो। गजब गजब आदमी, कर लो बात, तभी मैं पढ़ाता हूं, कर लो आप बात, बातें कर लो आप लोग पहले, फिर मैं बताता हूं, तब मैं पढ़ाऊंगा। कर लो बात, गजब गजब आदमी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कोई भी धातु आप ले लीजिए, कोई भी धातु का छड़ ले लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए एक कापर का छड़ ले लिया। कापर का आप लोग तार लाते हो ना, जो कोई पंखा संखा में गर्मी में हवा लेते हो आप लोग, तो पंखे में जो लगा होता है मोटर, वो कापर के वायरिंग का होता है, एल्यूमिनियम की वायरिंग का होता है। कापर वाला वायरिंग अच्छा होता है। मैंने एक कापर का वायर लिया, ठीक है, इसको एक इसी कापर के लवर से, इसी कापर के लवर का मतलब CuSO4 का एक बना हुआ विलयन है। ये कापर का छड़ लिया, इसी कापर के लवर का विलयन है यह। इसी विलयन में हमने क्या किया, इस छड़ को डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इस कापर पर एक आवेश आ गया। क्या हो गया, कापर पर क्या हो गया, आवेश आ गया। यह कापर पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। इस धातु पर क्या आवेश आ जाता है, धनावेश या ऋणावेश। अगर इस धातु पे धनावेश आ जाता है तो इसका विपरीत इस विलयन पे आ जाता है। अगर इस पे धनावेश आएगा तो इस विलयन में ऋणावेश, अगर इस पे ऋणावेश आएगा तो इस विलयन में धनावेश आएगा, ठीक है। तो इस छड़ को, ये जो कापर का छड़ है ना, ये नीला वाला जिसको मैंने नीला से कर रहे हैं, इसी छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। आधा समझ में आ गया? कुछ डिफिनेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसका, जब किसी धातु के छड़ को, किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या डुबोया जाता है, डुबोया जाता है। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तो क्या होता है, तो धातु पर क्या हो जाता है, धनावेश या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। धातु पर धनावेश या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। धातु पर धनावेश या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और विलयन में क्या हो जाता है, विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस छड़ को क्या कहते हैं, इसी छड़ को कहते हैं, इस छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो विलयन में उसी समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर धातु पर धनावेश हो जाता है तो विलयन में ऋणावेश, और धातु पर ऋणावेश हो जाता है तो विलयन में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस समान मात्रा में जो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इसी धातु के छड़ को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस धातु के छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ध्यान से समझना सभी लोग, इलेक्ट्रोड क्या कहा जाता है, किसी धातु का छड़ है भैया, जैसे ये मान लीजिए आपका कापर का छड़ है, तो इसी कापर के लवण के विलयन में हम इसे डुबो देंगे तो इस छड़ पर क्या हो जाएगा, या तो धनावेश या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश आ जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जैसे मैं आपकी एग्जांपल देता हूं, अभी आप सोए हो,
मैं एक बाल्टी पानी ला के डाल देता हूं आपके ऊपर, या आप ही को उठाकर टंकी में डाल देता हूं, फिर आप आवेशित हो जाओगे कि नहीं? गुस्से में आ जाओगे। गुस्से में आने के बाद लड़के होंगे तो पवित्र वचन जो होता है एक्स 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 वाला, वो सब गाली निकलने लगेगा उनके मुंह से। और लड़कियां भी कम नहीं होती, वो भी निकालेंगे ही मुंह से, भरपूर निकालेंगे यार। तो आप जो निकालोगे, अब मान लो कोई उठा के लाके आपको टंकी में डाला है, अब वो गहरी नींद से, उसके बाद बताओ वो क्या करेगा? वो भी अगर गाली देगा तो वहां पे गोली चल जाएगी, मार हो जाएगा। वो ठंडे दिमाग से आपको समझाएगा। यानी आप गर्म हो रहे हो, आप गुस्सा करे, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो थोड़ा करा यार सही तो किया मैंने, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? हालांकि ऐसे दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं जो पढ़ने के लिए आपको जगाएं, वो गलत काम करने के लिए जगाते हैं। तो इस तरह से वही बात है, इस धातु के क्षण को मैंने उसी धातु के लौड़ के विलयन में डाला, तो इस धातु क्या आवेश से उत्पन्न हो गया। और इस पे धनावेश हुआ तो ये ऋणावेश हो जाएगा, और ऋणावेश होगा तो ये धनावेश हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत आवेश। तो इस धातु के क्षण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। डिफिनेशन याद हुआ सभी को, है ना? अब ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग डिफिनेशन लिख लेना, हो सके तो फिगर बना लेना, अच्छा रहेगा, समझे? हो गया? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड जो होता है दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है? इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है? नंबर एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अच्छा जरा बताना सभी लोग, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण या अपचयन। लोन वाला ट्रिक मैंने बता रखा है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण या अपचयन, बताओ। लोन वाला ट्रिक मैंने बता रखा है, एनोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन, बताओ। मैंने लोन वाला ट्रिक बताया था, इसके लिए लोन का ट्रिक बताते, एल ओ ए एन। लोन में यह ए जो है यही एनोड को बताएगा, और एन का मतलब निगेटिव, यानी कि एनोड पर क्या सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीकरण, मतलब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ना? इसके विपरीत कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर भाई कैथोड इसका उल्टा होता है, इस पे धनावेश जाता है और यहाँ पे अपचयन होता है, अपचयन होता है। इस पे धनावेश जाता है, यहाँ पे क्या होता है? अपचयन होता है। सेम इसके विपरीत ट्रिक के साथ मैंने याद रखा था। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया, नोट कर लेना सभी लोग। क्या डाउट है भाई सचिन? इतने में डाउट कमेंट कर दिया होते अपना। हाँ नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपर का ही छड़। मैंने कहा कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपर का ही छड़ हो। यार कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ये कॉपर का ही छड़ होना चाहिए? नहीं, ये लोहे का ले लो आप। अरे आप जो कानों में पहनती हैं लड़कियां बहुत मन से, ज्वेलरी, जो सोने का बना, सोने का छड़ ले लो, चांदी का ले लो, यार आपकी मर्जी, एल्युमिनियम का ले लो, ये जरूरी नहीं है। मैंने कहा जब किसी धातु का, मैंने यहां नहीं कहा जब कॉपर का छड़ लिखा है, डिफिनेशन पढ़ो सभी लोग। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जब किसी धातु का छड़, है ना, किसी धातु का छड़ लिखा हो मैंने, जो मर्जी हो ले लो, ठीक है? तो इस पे कंफ्यूज मत होना सर यहाँ पे कॉपर ही होगा, मैंने कॉपर एग्जाम्पल में लिया है। लिख लिया आपने? हाँ, एक नंबर का डेफिनेशन पूछता है कभी कभी।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग कर लेना सभी लोग, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रोड विभव। इसके आगे एक हेडिंग बढ़ा देना, विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है या डुबोया जाता है, तो धातु के छड़ पर या विलयन की सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं इसके नीचे आपको लिखता हूं, ठीक है। डुबोया, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है? तो धातु की छड़ तथा विलयन की सतह पर, धातु के छड़ तथा विलयन की सतह पर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझे? बात समझ में आई सभी को? क्या होता है जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डाला जाता है, धातु की सतह या धातु के छड़ तथा विलयन में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंग्लिश में इसे कहा जाता है। धातु के छड़ को इसमें डाला तो इस धातु में क्या विभव उत्पन्न हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग इसे। लिख लीजिए सभी लोग। शशिकांत कापी पे लिखो। आप ही जैसे काम चोरों, जंगर चोरों के लिए स्क्रीनशॉट आप किया गया है। यह विभव कैसे उत्पन्न होता है इसके संबंध में नष्ट ने बताया था, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस पे विभव कैसे आता है इसके संबंध में नष्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि करूंगा तो कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, फिर मुझे ही पकड़ के लेकर आना होगा। अब मैं इतना दौड़ भाग नहीं करूंगा इतना गर्मी में, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव डेली कराऊंगा जिस दिन भी मैं खाली रहूंगा, समझे अमन जी? ठीक है, इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है ना। इसमें डालते हैं तो विभव उत्पन्न होता है, इतना याद कर लो, समझ लो। लिख लिया आप लोगों ने? तो लाइट नहीं तो दीपक जला लो। चलिए, तो ये आपका इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब हम लोग जानेंगे अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के बारे में। हेडिंग करिएगा अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव, जो भी हेडिंग करना है करिए, जो करोगे वो मैं लिखवा दूंगा। चलो अपचयन विभव पहले हेडिंग करते हैं।
अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या होता है? जब भी किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाए, जिसी कारण वहां पे अपचयन के कारण विभवांतर उत्पन्न हो, तो वहां पे अपचयन विभव होता है ना। इसमें क्या होता है? जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में क्या डाला जाए। जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाए? डाला जाए या डुबोया जाए, तो अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो। तो डाला जाए ना, लिखो डुबोया जाए, लिखो डुबोया जाए। तो धातु के क्षण पर यदि अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो, तो क्या कहलाएगा? वह विभव उत्पन्न हो तो उसे अपचयन विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। उसे अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन के कारण अगर विभव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। समझे? यदि अपचयन के कारण विभव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। आज मैराथन क्लास नहीं है, नहीं तो मैराथन वहां पे लिखता मैं। ये ऐसी चीजें कि ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको याद ही नहीं होगा। लिखो, मैं फिर समझाता हूं क्या समझाया लिखा हूं मैं। सचिन कुमार बात कर लेना फोन पे, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा सचिन कुमार आप नए ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आप तो पहले से कमेंट कर रहे थे, मुझे याद है बच्चों का नाम। बदमाशी करोगे मेरे साथ मत लिखा करो। मैं जब समझाता हूं तो समझाया करो, उसके बाद जब मैं लिखने का समय दूंगा तब लिखा करो। सुषमा बदमाशी करोगी? गजब गजब बंदे हैं यार। सब 20 साल पुराने हो गए होंगे, सब 20-20 साल के होंगे, 15-20 साल के, और सब लोग करें मैं नया हूं। अरे खाक नया हो? 25 साल। देखो ये राधिका 25 साल पुरानी है। चलो इधर ध्यान दो भाई, हो गया। मैं अपचयन विभव को समझा दूं। हो गया। चलो इधर ध्यान दो, हो गया भाई। थोड़ा सा जगह न दो, आप लोग मजे लेने लगते हो मेरा यार। चलो इधर, बस स्टॉप। ध्यान दो सभी लोग, मैंने क्या लिखा? जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, धातु के क्षण पे यदि अपचयन के कारण ये क्या लिख गया यार? अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो तो उसे अपचयन विभव कहते हैं। यदि धातु के क्षण पर अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो, किसके कारण? अपचयन के कारण। अपचयन में क्या होता है बताओ? कोई भी धातु, मान लीजिए मेटल M+ है, अपचयन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाता है तो यह M 0 में चला जाएगा, तो इसे कहते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन खा के पचा लेना, समझे? अपचयन, ठीक है? तो अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। हाँ, अब सिंपल सी बातें, अगर आक्सीकरण विभव क्या होगा जरा सोचो। यदि आक्सीकरण विभव की बात करें तो क्या होगा? हाँ, मैं बता देता हूं क्या होगा आक्सीकरण विभव। यहां पे आप लिखो आक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलय में डुबोया जाए तो धातु के छड़ पर यदि ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न होता है तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है भैया, इन्हें ऑक्सीकरण में क्या होता है, धातु जो होता है ना, धातु जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, उल्टी कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो M+ बनेगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, है ना। तो अपचयन विभव क्या होता है, जब अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो। ऑक्सीकरण विभव क्या कहलाता है, जब ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न हो तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। हो गया, नहीं हुआ कि हो गया, बताओ, लिखो सभी लोग। हो गया सर, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, मजे मत लो, लिखो सभी लोग। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हैंड मुझे थोड़ा थम्स अप करके बताना। कितने लोग प्रबल विद्युत अवगट्य हैं। कल की बात कल करेंगे, हम नोटिफिकेशन में डाल देंगे, ठीक है। अपचयन विभव समझ में आ गया, अभी तो मजा आएगा ना वीडियो। अब रही बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर सीधे पूछ देगा, आप ऑक्सीकरण विभव से आप क्या समझते हो, अपचयन विभव से आप क्या समझते हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कठिन क्वेश्चन कैसे बनता है, सब्र करो बताता हूं। सब लोग सब्र करो, मैं बताता हूं। भाई राधिका सिंह की यानी अनुष्का की दीदी की एनिवर्सरी है, हा? आप लोगों की पार्टी में पूछी सुषमा, आपको पूछी कि नहीं पूछी बताओ। चांदनी पूछी कि नहीं आपसे, या नहीं पूछी ना, तो आज से बोलना बंद करो इसको, इससे इसका बहिष्कार कर दो। श्रेया आपसे, आपको भी नहीं पूछी ना, आज से इसे बोलना बंद करो। सुमन आपसे पूछी कि नहीं, नहीं पूछी ना, बहिष्कार करो इसका, ठीक है। मत बोलना इससे आप कोई, ठीक है। चलो हो गया, चलो मैं हो गया, मैं ही वेट कर रहा था हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम लोग SHE कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव नेक्स्ट हेडिंग डालना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह हेडिंग डालना सभी लोग। मानक इलेक्ट्रोड का विभव SEP, इसे 60 में लिखते हैं SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, मेरे साथ बोलो सभी लोग, कुछ नहीं होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं ना, ये इसमें लड़कियां तेज होती हैं भाई, जो मैं बात बता रहा हूं, लड़कियां आत्मचिंतन करना, बात यही सही है। क्या होता है, लड़कियां तेज होती हैं इस काम में। किस काम में, मुझे स्कूटी दिलाओ तभी मैं पढ़ूंगी, और शादी होने के बाद कहते हैं मेरे को आज ये दिलाओ तभी मैं खाना बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, है ना।
बात सही है कि नहीं सही है? हाँ, इस मामले में लड़के मारे जाते हैं हमेशा, जो कह देंगी वह चाहिए उन्हें, नहीं दोगे तो खाना बनाना छोड़ देंगी, बोलना छोड़ देंगी, है ना, खाने भी छोड़ देंगी। कुछ लोग तो सुसाइड करके आपके ऊपर मर्डर केस लगा देंगी। अरे होती है ऐसी बात, कोई मुझे गलत नहीं कर सकता है, कोई मुझे गलत नहीं कर सकता है। दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या ऐसी नहीं होती है? भले आप ना हो बात अलग है, लेकिन ऐसे होती हैं लड़कियां ज्यादा, है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक, एक शब्द जुड़ा है मानक, एक विशेष मान। भाई होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तो सामान्य होते हैं, एलू गैरू नेफ्यू गैरू, ठीक है। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, एक कंडीशन हो जाता है। लड़कियां कहती हैं मैं विभव तभी उत्पन्न करूंगी जब मेरे को मिलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बात समझना, ये कोई इलेक्ट्रोड विभव में ये कोई धातु है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पन्न हो। यानी लड़कियां कहेंगी भाई मुझे को एसी लगाना चाहिए, तभी मैं खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, तभी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ठीक है। वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और ये जो विलयन है ना, इस विलयन की जो सांद्रता हो, एक 1 यम सांद्रता होना चाहिए। 1 यम क्या होना चाहिए, सांद्रता होना चाहिए, हाँ 1 यम सांद्रता होना चाहिए। और जो दाब है ना, वो एक वायुमंडल दाब होना चाहिए। चलो दाब छोड़ो जाने दो, दाब को छोड़ो जाने दो, आप इतना समझो इसका स्टैंडर्ड जो कंडीशन होता है क्या क्या होता है, इतना समझो सभी लोग। एक एटीएम या एक वायुमंडल क्या क्या कंडीशन होता है, एक एटीएम। तो इस कंडीशन में जो विभव उत्पन्न होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसी विभव को क्या कहते हैं हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सही बता रहे हैं, इसी विभव को क्या कहते हैं, मानक। एक एटीएम होता है, एटीपी नहीं होता है। एटीपी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, जब ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी के फॉर्म में टूटता है एनर्जी। अरे मुझे भी बायोलॉजी थोड़ी मोड़ी आती है, मैथ पढ़ा हूं तब पर भी। एक एटीएम होता है, ये एटीएम लिखा है, कुछ लोग एटीपी समझ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। आप पहले समझो, पढ़ो, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में नहीं आया है ना, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी समझा देता हूं ना। लिखना सभी लोग इसका डेफिनेशन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 यम सांद्रता, 1 यम सांद्रता, 1 यम सांद्रता वाले लवण के विलयन में, सांद्रता वाले लवण के विलयन में 1 यम सांद्रता वाले लवण के विलयन में धातु के छड़ को डुबाया जाए तो, धातु के छड़ को क्या कहें, डुबोया जाए तो, धातु के छड़ को क्या किया जाए, डुबोया जाए तो क्या होता है, उत्पन्न विभवांतर को या उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक विशेष कंडीशन मैंने आपको बताया था ना, आप सोए हो, कोई उठा के ला के आपको टंकी में डाल दे, ये मैंने बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि आप सोए हो, एक टंकी में डाल दो तो आप आवेशित हो जाओगे, गुस्से में उसको मार दोगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको टंकी में डाला जाता है, ऐसे टंकी में जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो, उसकी सांद्रता 1 यम हो, यानी एक मोललता हो, तो उस लवण के विलयन में जो धातु डाला जाता है, आपको डाला जाता है, तो उसपे जो उत्पन्न विभव होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप,
इस विलयन का टेम्परेचर कितना रखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। एक यम की सांद्रता रखनी है। लवण के विलयन में धातु के छड़ को डुबोया जाता है तो उस पर उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया सभी को? इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित कर रहे थे? ई से प्रदर्शित कर रहे थे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझे? किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये नाटक दिखाती है तो ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है? समझ में आया? ये एक विशेष कंडीशन होता है उन लोगों का कि मुझे भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 1 एम सांद्रता का विलयन चाहिए और 1 एटीएम दाब चाहिए, तभी जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया सभी को? नहीं आया? यस, आ गया। सुनो, सिंपल चीजें हैं। रही बात एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, अभी शांति करो, मैं बताता हूं। लिख लो सभी लोग फटाफट। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश की क्लास आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आ रहा है? सर अच्छे हैं? नहीं करते हो? समझ में आ रहा है सर अच्छे हैं कि नहीं है? बढ़िया समझ जाते हैं सर? बढ़िया समझाते हैं सर आप लोगों को? बेस्ट हैं? झकास है। क्या बोले सर से? सुनू, एक मिनट। क्या? ठीक है, तो सर से मैं ये कहने वाला हूं कि आप लोगों की जो बुक है, बुक को भी स्टार्ट करें सर, ये मैं कहने वाला हूं। लेकिन सर हमसे ये कह रहे थे सर मुझे ग्रामर पढ़ा लेने दो, क्योंकि ग्रामर जान जाएंगे बच्चे तो बुक के क्वेश्चंस को और आसानी से कर लेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ जाएंगे सब लोग। क्या करें? करें सर ग्रामर पढ़ा लेने दो। क्योंकि करें तो उनको जो ट्रांसलेशन मैंने कंप्लीट किया, वॉइस पढ़ा रहे हैं, वॉइस के बाद मॉडल पढ़ाएंगे। हाँ, एक्सरसाइज के लिए उन्होंने मुझे लिख के दिया है, मैं दूंगा आपको एक्सरसाइज के लिए काफी सारे क्वेश्चन आंसर। हाँ, वो मेरे को दिए हैं बुक का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अच्छा हाँ, जिसको भाई आगे एनडीए एयरफोर्स नेवी करना है भैया, एकदम पकड़ के ग्रामर उनके साथ कर लेना। याद करो ये कोई पढ़ाया था, किसी टीचर को हम लोग दिए थे आप लोगों को भैया, जिसको एनडीए एयरफोर्स नेवी करना है। ठीक है, होगा बुक, बुक भी स्टार्ट होगा। चलो, क्यों नहीं होगा पंकज कुमार? सुबह में 9 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है क्लास उनका।
ठीक है। और बीच में किसी दिन नहीं आएंगे तो सैटरडे संडे क्लास हो जाएगा। चलिए हो गया, मैं चलूं आगे। अब आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मानक इलेक्ट्रोड विभव SEP समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? मानक ऑक्सीकरण विभव देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 एम सांद्रता वाले विलयन के लवण में जब किसी धातु को डुबाया जाए तो ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, समझे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 एम सांद्रता वाले लवण के विलयन में धातु के छड़ को डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण, किसी ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, समझे? किसी कारण ऑक्सीकरण का कारण अगर विभव उत्पन्न होगा तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? डिफिनेशन याद कर लो, फिर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। डिफिनेशन याद करो, डिफिनेशन समझो सभी लोग, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लिखो सभी लोग जल्दी से। लिखो सभी लोग, जल्दी जल्दी लिखो। याद हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पे बताओ। मैं फिर से याद करा देना चाहता हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो और 1 एम सांद्रता वाला लवण का विलयन हो तो धातु को छड़ को अगर डुबोया जाता है, अगर ऑक्सीकरण के कारण वहां पे विभव उत्पन्न होता है तो मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। किसी कारण विभव उत्पन्न होता ऑक्सीकरण के कारण, तब राधिका इसका पीडीएफ मैं अभी नहीं देने वाला हूं, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करूंगा तब दूंगा। आप लिखो, पीडीएफ देना मुझे मन करा बंद कर दूं आप लोगों को, बस क्वेश्चन दूं, क्योंकि आप लोग लिखना छोड़ दे रहे हो, लिखना बंद कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश का नोट्स कौन कौन बनाया है? अब मेरा नोट्स कौन कौन बनाया है? मेरा नोट्स कौन कौन बनाया है? मैं किसी से भी किसी दिन नोट्स मंगवा सकता हूं, फोन करूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा तो वहां भेजो नोट्स। किसी दिन किसी को भी फोन कर दूंगा मैं। इंग्लिश का कौन कौन बनाया है? हो गया, चले आगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा, इसे देखो, यस, इसे SEP नहीं कहते हैं, SOP कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? SOP कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा SRP, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 एम सांद्रता वाले विलयन में यदि किसी छड़ को डुबोया जाए तो अपचयन के कारण, किसी कारण भैया? अपचयन के कारण, अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? मानक अपचयन विभव कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं। देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 एम सांद्रता वाले विलयन में यदि किसी छड़ को डुबोया जाए
तो क्षण पर अपचयन अपचयन लिख दिए अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं? मानक अपचयन विभव कहते हैं। किसी कारण अपचयन के कारण अगर विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मानक अपचयन विभव। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? ये छड़वा जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाला जाना चाहिए और उसका सांता जो है 1 यम सांता होना चाहिए, 1 यम सांता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब मैं जो लिखाने जा रहा हूं, अभी तो डेफिनेशन लिखवा रहा था। ठीक है, लिखो सभी लोग पीछे तेजी से। सॉरी, लिखो। वीडियो भी नहीं डालेंगे हमें। क्या कश्यप है मेरे आप पर? लिख दीजिए सर। क्या लिखते हैं? कश्यप है, कश्यप कसम क्यों खा रहे हो? कहूं सर, कहो कहो तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि आज राधिका को मुझे रुलाना है क्योंकि ये पढ़ नहीं रही है। अदिति क्यों हंस रहे हो? अच्छा, आप लोग एक सीक्रेट बात पता है? एप्लीकेशन पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों के नाम से हैं और बहुत ऐसे लड़की हैं जो लड़कों के नाम से हैं। नहीं पता है ना? इसलिए भाई साहब बात विचार बच के करना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अभी तक जो पॉइंट हमने पढ़ाया ये डिफिनेशन था, लेकिन हाँ बात आती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। भाई साहब एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव तो कम पूछता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं? विभव से आप क्या समझते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ये तो नंबर 1 क्वेश्चन पूछने का तरीका है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं। नंबर 3 क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आगे बताऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, 2 अभी मैं बताऊंगा, तीसरा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्या है? उससे न्यूमेरिकल बनते हैं, दूसरे से छोटे मोटे बात बनते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। समझे? समझे कि नहीं समझे इतना बात? ठीक है ना? अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना यहां पे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक नोट लिखना सभी लोग, नोट पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अच्छे अच्छे नोट लिखना सभी लोग, नोट अच्छे से नोट पे लिखना। नोट नोट क्या है? नोट पॉइंट क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू क्या होगा? मानक अपचयन विभव के बराबर। मानक अपचयन विभव के बराबर इज इक्वल टू माइनस जो होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव के बराबर होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीकरण विभव की। मानक ऑक्सीकरण विभव
इसको नोट बना के लिख लेना। मतलब यस ईपी जो होता है इज इक्वल टू यस आरपी इज इक्वल टू माइनस यस ओपी, ये होता है, ये होता है। इसे नोट कर लेना सभी लोग, ऐसा होता है। इसे सभी लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना। इसे क्या करना, नोट कर लेना सभी लोग। यस ईपी इज इक्वल टू यस आरपी इज इक्वल टू माइनस यस ओपी। क्या, ये माइनस चिन्ह भी याद रखना, माइनस यस ओपी। क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंपल क्वेश्चन, यदि यस ईपी आपका 10 वोल्ट है तो यस ओपी का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखो मैं एससीपी का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव 10 वोल्ट है तो मानक आक्सीकरण विभव का मान ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो माइनस आक्सीकरण विभव का मान कितना हो जाएगा बताओ, मानक आक्सीकरण विभव का मान कितना हो जाएगा बताओ सभी लोग। अरे बताओगे कितना हो जाएगा, कोई तो बताए। अगर इसका -10 वोल्ट माइनस इलेक्ट्रोड विभव का है तो मानक आक्सीकरण विभव का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। मैंने बताया ना यहाँ पे कि इसका मान इसके माइनस के बराबर। अच्छा बताओ, यस आरपी का मान माइनस कितना हो जाएगा, यस आरपी का मान कितना हो जाएगा, यस आरपी का मान कितना हो जाएगा बताओ, यहां से 10 वोल्ट लिख दो, वोल्ट। यस आरपी का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब मैं बता रहा हूं, अभी आपको ये एसओपी एस आरपी करने में बहुत मजा आ रहा है और आसानी से हो भी जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और हम भी देखेंगे कितना आसानी से कर लेते हो अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। इसलिए मैं कर रहा हूं, एकदम पूरा ध्यान ला के जितना मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलो, पूरी ध्यान पूर्वक लिखते भी चलना जो चीजों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे इसी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को, बताओ। तो आगे चले हम लोग। तो ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन बनने का। पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया कि सीधे सीधे पूछ देगा मानक अपचयन विभव, मानक आक्सीकरण विभव किसे आप क्या समझते हैं। दूसरा टाइप क्या है, न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल बनता है, बच्चा वाला न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें आपको 10 वोल्ट 20 वोल्ट देकर माइनस प्लस करना होगा। तीसरा टाइप में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तीसरा टाइप आगे पढ़ेंगे जो बहुत खतरनाक टाइप है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का। समझे, समझे इतना, चलो आगे चलिए। तो आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना सभी लोग अच्छे से। हो गया सभी का। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके आगे हम लोग मानक हाइड्रोजन विभव इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे ना, यस एच ई पढ़ेंगे, सी जिसे हम लोग कहते हैं ना। समझे कि नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ा हूं याद कर लेना सभी लोग। कितने बजे क्लास होगी, सत्तार्थ नायक, मैंने आप सभी को बताया हूं कि एक होता है अनाउंसमेंट, वहां पे जाके देख लिया करो, मैं बता दिया करूंगा। मैं इसमें थोड़ा बिजी चल रहा हूं, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, देख लिया करो वहां पे, है ना। कोशिश रहेगी कल भी क्लास हो, लेकिन कल आप सभी लोगों के लिए अभी से एक आवश्यक सूचना दे देता हूं, क्लास में मैं अनाउंसमेंट भी डाल दूंगा। कल हो सकता है 9:30 या 10 बजे से मैम का एक मैराथन क्लास हो कल दिन में। क्यों होगा सर, इसकी क्या जरूरत है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि मैम मंगलवार को नहीं आने वाली हैं, इसलिए संडे को एक्स्ट्रा क्लास देंगी, ठीक है, समझे। आज सभी को 9:30 या 10 बजे मैं बता दूंगा, ठीक है, समझे। आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है मुझे 15 अगस्त से पहले पहले। तो इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं भी जैसे खाली होऊंगा मैं भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, 2-3 क्लास 2-3 घंटे का लूंगा, चीजें पूरा समझ में आएगा। जो चीजें ऐसे रहेंगी जो मुझे लगेगा कि एक बार में आपको नहीं समझ में आने वाले होंगे, उसको मैं छोटे क्लास में लूंगा, जो मुझे लगेगा इजी चीजें हैं उसे लंबे क्लास में लूंगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ लो अभी, क्योंकि आगे आपको कवर करने का समय नहीं मिलने वाला है, जैसे मैं फ्री होता हूं। तो
ठीक है, ओके। जितना पढ़ाया हूं मैं उतना पढ़ लो, याद कर लो भी, ठीक है, नहीं आगे समय नहीं मिलेगा। हाँ, रह गया संतोष कुमार। अब आप हैंड राइज करो, मैं आपकी बात सुन लेता हूं क्या कर रहे थे। हैंड राइज करो संतोष, जो आप नए थे ना। प्रणव आपसे मैंने नहीं कहा, संतोष आप करो। संतोष नहीं करोगे हैंड राइज, चलो तो हम क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। सभी को